इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आज हम प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक को समराइज करके आगे की क्लास को पूरा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण में दो चरण हो जाते हैं। पहले इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं और आज हम इसको समराइज करने से पहले कुल जो चीज़ें हमने इस काम में ली थी उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने काम में लिया था CO2, साथ में हमने पानी काम में लिया था, और क्लोरोफिल इसके अंदर जिक्र आया था बार बार। इसके अलावा इसके अंदर सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पे हमने बनाया था कार्बोहाइड्रेट, और साथ में हमने बनाया था O2। हमने पढ़ा था कि ये O2 है, ये असल में यहाँ से आता है, तो इसका मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर पानी टूटता है। तो हमारे गेम में एक नई चीज़ शामिल हो जाती है पानी के टूटने से, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन और O2। पेपर में सवाल आ जाए O2 कहाँ से आता है, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से आता है, पानी के टूटने से आता है। अब इसका मतलब हमारे पास अब कुल मिलाकर ये समान हो गया, H+, CO2, इलेक्ट्रॉन, O2, और इसके साथ हम बनाते हैं इसके अंदर उच्च ऊर्जा के अणु ATP और NADPH। प्रकाशीय अभिक्रिया या कि प्रकाश संश्लेषण के दो भाग होते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल कर ATP और NADPH बनाया जाता है और उसके अंदर पानी तोड़ा जाता है। यानी ये जो इतने चरण है, ये सारे के सारे चरण प्रकाशीय अभिक्रिया के चरण है। यहाँ से पेपर में प्रश्न आ सकता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया में कौन सा स्टेप शामिल होता है या कौन सा शामिल नहीं होता। तो प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर हम पानी को तोड़ते हैं, पानी को तोड़कर हम ATP और NADPH बनाते हैं। इसी चरण में O2 निकलती है और इसी चरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन ये बनाता है और H+ के कारण ये बनता है। CO2 का इस्तेमाल हम बाद में करते हैं। CO2 का उपयोग ATP और NADH के उपयोग से CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। ये जो पहले चरण में प्रकाशीय अभिक्रिया में जो ऊर्जा के कण बने हैं, इन कणों का इस्तेमाल कर हम CO2 के साथ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसको हम अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया में मोटे तौर पर क्या क्या चीज़ काम में आती है? CO2, NADPH और ATP। प्रकाशीय अभिक्रिया में ATP बनती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया में ATP का इस्तेमाल होता है, और साथ में बनता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। तो ये चरण है, ये है अप्रकाशीय अभिक्रिया का। यहाँ से पेपर में प्रश्न आ सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश को पकड़ने के लिए अपने पेड़ों के पास जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, वैसे लाइट हार्वेस्टिंग होता है। और लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए पादपों के अंदर, उच्च पादपों में 4 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। चारों प्रकार के वर्णक में एक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरिटिनोइड और जेंथोफिल, केरिटोनोइड और जेंथोफिल। इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल ए इनमें से मुख्य वर्णक है और बाकी इनको सहायक वर्णक कहा जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ा था कि ये एक खास प्रकार की संरचना के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इस संरचना को अपने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमने इसकी संरचना पढ़ी थी कि अलग अलग वर्णक होते हैं जो प्रकाश को ग्रहण करते हैं और इसकी ऊर्जा को शिफ्ट कर देते हैं एक खास जगह पे, जिसको अपने बोलते हैं अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र में जो वर्णक होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, और बाकियों में जो वर्णक होता है वो कोई भी इन तीनों में से कोई भी वर्णक हो सकता है। इस तीन हिस्से को अपने एंटीना बोलते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वो एंटीना पर भी आता है और डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर पर भी आता है। जब एंटीना पे प्रकाश गिरता है तो ये कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करते, बल्कि ऊर्जा को सीधा एक दूसरे से शिफ्ट करते हैं और सीधा ऊर्जा को रिएक्शन सेंटर तक भेज देते हैं। और यहाँ अगर सीधा प्रकाश गिरता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ से पेपर में प्रश्न आ सकता है कि एंटीना पर अगर प्रकाश गिरता है तो क्या वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है? एंटीना से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, ये बस उत्तेजित होते हैं और अपनी ऊर्जा को आगे शिफ्ट कर देते हैं। ऊर्जा सीधी रिएक्शन सेंटर के पास जाती है और रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलते ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन ग्राही के नाम याद रखोगे। हम इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये पूरा स्ट्रक्चर समेत इलेक्ट्रॉन ग्राही, इसको अपने बोलते हैं PS1, PS2। और वैसा ही एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको अपने PS1 बोलते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये प्रकाश को अलग अलग वेवलेंथ पर पकड़ते हैं। हमने पढ़ा था PS सेकंड है, ये 680 नैनोमीटर पर काम करता है, और PS फर्स्ट है, ये
700 नैनोमीटर पर काम करता है। आपको एक आदत साथ में डालनी है कि पी एस सेकेंड और पी एस फर्स्ट काम करेंगे तो पी एस सेकेंड पहले काम करेगा, और अगर पी एस सेकेंड काम नहीं करता तो सिर्फ पी एस फर्स्ट काम करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर पी एस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये अभिक्रिया कहाँ पर होती है, इसको भी हमने पढ़ा था कि एक क्लोरोप्लास्ट नाम का कोशिका में अंगक होता है जो कि पादपों की एक एक्सक्लूसिव विशेषता है, और इसकी दो झिल्लियाँ होती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। वैसे ही कोशिका में अन्य अंगक भी होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, उनके भी दो झिल्लियाँ होती है और झिल्लियों का इनमें विशेष रोल है। इसके बाद हमने पढ़ा था इन झिल्लियों के अंदर एक खास प्रकार की झिल्ली की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको अपने सिक्के जैसी संरचना होती है, इनको हम ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना जुड़ती है दूसरे सिक्के जैसी संरचना से, तो ये बीच वाला हिस्सा होता है, इसको अपने बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। नाम आपको याद रखना है, लेमिली का मतलब लेमिनेशन से ही बना है ये, और हिंदी में इसको स्ट्रोमा झिल्ली बोलते हैं। इसके बाद ये जो हिस्सा होता है इसको अपने ग्रेना बोलते हैं, और इस एक सिक्के को थाइलेकोइड बोलते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो पी एस सेकेंड होता है वो भी प्रकाश पकड़ने वाला एक फोटो सिस्टम होता है, और पी एस फर्स्ट भी प्रकाश पकड़ने वाला एक फोटो सिस्टम होता है। मुख्य जो प्रकाश पकड़ने वाला फोटो सिस्टम होता है वो पी एस सेकेंड होता है। हालांकि पी एस सेकेंड के बाद एनर्जी या जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी एस फर्स्ट को ट्रांसफर हो जाता है। तो हम लोकेशन भी दिखा देते हैं कि पी एस सेकेंड कहाँ पर है और पी एस फर्स्ट कहाँ पर है। पी एस सेकेंड होता है ग्रेना के अंदर, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा पी एस सेकेंड की लोकेशन है, ग्रेना। और ये जो हिस्सा है ये हमारे पी एस फर्स्ट की लोकेशन है। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला एक सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब हम पढ़ते हैं कि पी एस सेकेंड से पी एस फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कैसे होता है। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि रिएक्शन असल में पी एस सेकेंड की कहाँ होती है। पी एस सेकेंड इसकी झिल्ली के अंदर होता है, थाइलेकोइड के, और थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर का जो क्षेत्र होता है इसको ल्यूमेन बोलते हैं। इस नाम को आप विशेष तौर से याद रखेंगे कि जो थाइलेकोइड के बीच की जगह होती है उसको ल्यूमेन कहते हैं, और इसके अंदर का जो जगह होता है स्ट्रोमा लेमिली, इसके अंदर पी एस फर्स्ट होता है, और इस बाहर वाले क्षेत्र को सीधा स्ट्रोमा कहा जाता है। ये दो नाम एक जैसे हैं, आप याद रखोगे। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है। तो आप एक बार के लिए एक झिल्ली तंत्र बना लीजिए। हम सिर्फ इतना ही झिल्ली तंत्र बना रहे हैं। ये झिल्ली तंत्र ये वाली झिल्ली नहीं है, ये ध्यान रखोगे, ये झिल्ली तंत्र इनकी झिल्लियों से बना हुआ है। इसके अंदर ये प्रोटीन की बाइलेयर होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, यानी ये दो झिल्ली नहीं है पर एक झिल्ली के अंदर ही दो भाग है, बाहरी और अंदर। ये हम जब कोशिका पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पी एस सेकेंड होता है यहाँ पर, इसके अंदर ये ल्यूमेन का इलाका बोलते हैं इसको, ये ल्यूमेन है अंदर की ओर। ये एक सिक्के की संरचना बनाइए। इसके अंदर H2O टूटता है और H प्लस एक इलेक्ट्रॉन और O2 बनता है। O2 बाहर निकाल दिया जाता है, ये शुद्ध उत्पाद है। H प्लस इसके अंदर इकट्ठा होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं इस झिल्ली के बीचों बीच फंसे हुए एक इलेक्ट्रॉन ग्राही, जिसको अपने बोलते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन ग्राही याद रखोगे, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोक्विनोन होता है वो यहाँ फंसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है, हालांकि वो चल सकता है। ये अपना प्लास्टोक्विनोन है। ये साइटो B6F है जो फिक्स्ड होता है, B6F जो फिक्स होता है। और ये ल्यूमेन साइड में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कौन कहाँ पर है। ये लिपिड के बीच में, इस झिल्ली के बीच में प्लास्टोक्विनोन फंसा हुआ है, मगर ये चल सकता है, तो इसका मतलब इसकी खासियत है कि ये मोबाइल है। ये साइटो B6 है, साइटोक्रोम B6, ये फिक्स्ड है, ये चल नहीं सकता पर ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर सकता है। ये प्लास्टोसाइनिन है, ये ल्यूमेन के अंदर की तरफ है,
और ये मोबाइल है, चल सकता है ये। अब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले ये ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये अकेला इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेगा, ये बाहर से हाइड्रोजन प्लस और अंदर पंप करेगा। कुछ हाइड्रोजन आयन पहले ही अंदर बन रहे हैं और ये अंदर और हाइड्रोजन आयन पंप करेगा और बदले में इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब ये अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सक्रिय ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन आयन का। सक्रिय किसको बोलते हैं, जब किसी जगह पर आयन पहले से अधिक है और उसके अंदर हम आयन धक रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सक्रिय परिवहन। और सक्रिय परिवहन दो चीज़ों के कारण होता है, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6। इसमें पीसी का कोई रोल नहीं है। ये जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ये H+ बाहर से लेता है और इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर पीएस फर्स्ट के पास चले जाते हैं और पीएस फर्स्ट से सीधा बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही बाहर एक एंजाइम बैठा होता है जिसका नाम है NADPH सिंथेज एंजाइम, जो कि NADPH का निर्माण कर देता है। तो ये भी लोकेशन ध्यान रखोगे कि NADPH सिंथेज एंजाइम है, ये किस तरफ है, ये थाइलोकोइड के अंदर की तरफ नहीं है, अंदर का हिस्सा ल्यूमेन कहलाता है, ये बाहर की तरफ है यानी इस हिस्से की तरफ है। अगर इसको देखो तो ये थाइलोकोइड है और इसका जो बाहर का हिस्सा है इसको हम स्ट्रोमा साइड बोलते हैं, ये वाला एरिया स्ट्रोमा कहलाता है। और ये स्ट्रोमा लेमिली है, फर्क ध्यान रखोगे, ये स्ट्रोमा की झिल्ली है, ये सिर्फ स्ट्रोमा है। तो NADPH किस तरफ है, स्ट्रोमा की तरफ। क्यों है स्ट्रोमा की तरफ, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि प्रकाशीय अभिक्रिया में ATP और NADPH का निर्माण होता है और अप्रकाशीय अभिक्रिया में उसी ATP और NADPH का इस्तेमाल कर कर कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। इस हिस्से में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है स्ट्रोमा साइड में। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ही स्ट्रोमा साइड में होना है तो ATP बनाने वाले और NADPH बनाने वाले एंजाइम ही स्ट्रोमा साइड के अंदर ही होते हैं, हालांकि वो झिल्ली के बिल्कुल पास में होते हैं क्योंकि काम दोनों तरफ से उनको करना है, ये आप ध्यान रखोगे। अब इसके अंदर हमने 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन कैरियर बढ़े हैं, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 अप और प्लास्टोसाइनिन। जो प्लास्टोक्विनोन है ये मोबाइल है पर ये झिल्ली के अंदर अंदर चलता है और ये इसको हम बोलते हैं एम्बेडेड है, ये झिल्ली के अंदर धंसा हुआ है। ये साइटोक्रोम B6 है, ये स्थिर है, मगर ये जब इलेक्ट्रॉन लेता है प्लास्टोक्विनोन से तो बाहर से एक हाइड्रोजन आयन पंप और करता है, सक्रिय परिवहन करता है हाइड्रोजन आयन का। फिर ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है प्लास्टोसाइनिन के पास और प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है पीएस फर्स्ट के पास। स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे, पीएस सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन बना, H2O के टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांस पी प्लास्टोक्विनोन के पास गया, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 अफ के पास गया, साइटोक्रोम B6 अफ से प्लास्टोसाइनिन के पास गया, प्लास्टोसाइनिन से पीएस फर्स्ट के पास गया और पीएस फर्स्ट से जब आगे जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हो जाएगा NADPH बनाने के अंदर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ATP बन यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट होता है किसका, प्लास्टोक्विनोन से सब साइटोक्रोम B6 तक आता है इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पे बाहर से H+ आयन और खींचकर अंदर डाले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं H+ पंप होना। ये पंप का काम करता है कौन, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6, और इसको इलेक्ट्रॉन का सक्रिय हाइड्रोजन प्लस आयन का सक्रिय परिवहन कहते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस आयन अत्यधिक मात्रा में भर जाते हैं और जब ये हाइड्रोजन प्लस आयन बाहर निकलते हैं एक कॉम्प्लेक्स के जरिए, तब बाहर उसी ऊर्जा का उपयोग होता है। एक तरह से ये मान लो ये टंकी फुल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पानी जब बाहर आता है तो इससे एनर्जी बनाई जा सकती है, क्योंकि हमें पता है उच्च दबाव से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो उसकी ऊर्जा बनाई जा सकती है। वैसे ये H+ आयन जब बाहर निकलते हैं तब बाहर एक एंजाइम बैठा होता है जिसका नाम है ATP सिंथेस एंजाइम, और ATP सिंथेस एंजाइम तत्काल ATP बना देता है। अब इस थ्योरी का एक नाम है, इसके अंदर H+ आयन भरे हुए हैं तो H+ आयन को ही अपने क्या बोलते हैं, रस या केमिकल, इसको केमियो भी बोलते हैं। और जब ये केमियो बाहर आता है तो इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मो उच्च सांद्रता से कोई चीज़ बाहर निम्न सांद्रता की ओर आ रही है तो उसको बोलते हैं ओस्मोसिस। कीमियो ओस्मोसिस हिंदी में बोलते हैं प्रासरण। और रस प्रासरण थ्योरी किसके लिए लागू होती है, H+ आयन के लिए, और इससे क्या बनता है, ATP। तो ये थ्योरी, और ये क्यों आ रहे हैं बाहर, क्योंकि अंदर H+ आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा हो गई है। H+ अंदर की सांद्रता कैसे ज़्यादा हुई, एक तो पीएस सेकंड H+ आयन जल को तोड़कर खुद बना रहा है, और एक ये साइटोक्रोम B6 जब इलेक्ट्रॉन लेता है तब भी ये बाहर से H+ आयन को अंदर इकट्ठा कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन प्लस आयन का सक्रिय परिवहन, जिससे अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अत्यधिक हो जाती है और फिर ये हाइड्रोजन आयन जब उच्च दाब के कारण बाहर आते हैं तब उसको हम बोलते हैं प्रासरण, कीमियो ऑस्मोसिस, रस प्रासरण।
इसको हम बोलते हैं प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है ढाल। किस चीज की ढाल? H प्लस आयन की ढाल बन गई है, अंदर बहुत ज्यादा H प्लस है और बाहर H प्लस कम है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट बन गया है किसका? H प्लस आयन का, या ढाल बन गई है। प्रोटॉन प्रवणता भी बोलते हैं, क्योंकि H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं, तो प्रोटॉन प्रवणता शब्द भी आप ध्यान रखोगे। अब इसको एक बार फाइनल समराइज कर लेते हैं। एटीपी का निर्माण इसको थोड़ा सा डायग्राम वाइज ही बना लेते हैं। और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के दो चरण। पहला प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया में H2O टूटता है, H प्लस बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, O2 बनता है, ATP बनती है, NADPH बनता है। इसके अंदर CO2 के साथ मिक्स होता है, इसमें बनता है ये, और इसके अंदर CO2 के साथ ATP और NADPH का इस्तेमाल होता है, और क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए हमें प्रकाश को पकड़ना पड़ेगा। प्रकाश को पकड़ने के लिए हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके खुद के दो भाग होते हैं। एक भाग को अपने एंटीना बोलते हैं, और एक को अपने रिएक्शन सेंटर यानी अभिक्रिया केंद्र बोलते हैं। रिएक्ट एंटीना प्रकाश को पकड़ सकती है पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, और अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलता है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन के निकलते ही ये किसके पास जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास। और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास चले जाते हैं, तो इस पूरे सेटअप को अपने बोलते हैं पीएस फोटो सिस्टम। इस एक फोटो सिस्टम, जैसे दो फोटो सिस्टम होते हैं, पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट, तो इसको अपने नाम दे देते हैं, ये है फोटो सिस्टम सेकंड। इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है पीएस फर्स्ट के पास, जिसके अंदर खुद के पास ये तीन चीज़ें होती है। तो उसके अंदर भी ये सेम ही सामग्री होती है। कौन सी? एंटीना, अभिक्रिया केंद्र, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, और इसको हम बोलते हैं, ये देखो जड़ जैसी संरचना बन गई है, तो पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट एक साथ काम करते हैं, तो उसको जड़ स्कीम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नया नाम आ जाता है, जो हम यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं जड़ स्कीम। पीएस सबसे पहले पीएस सेकंड काम करता है, उसके बाद पीएस फर्स्ट काम करता है। जब पीएस सेकंड से पीएस फर्स्ट तब इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, तब एटीपी का निर्माण होता है। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन जब झिल्ली से बाहर निकल जाता है, तब इसको यहाँ पे NADPH का निर्माण होता है। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब हो रहा है लुमेन के अंदर। ध्यान रखना, ये अंदर की झिल्ली की तरफ हो रहा है। कहाँ पर? ये सब हम बाद में डायग्राम में बना लेंगे कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होती है। इसके बाद ATP और NADPH बन गई है, तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी दो झिल्लियाँ होती है, ये हर बार बनाते हुए ध्यान रखोगे। इसके अंदर जो झिल्ली वाला तंत्र है, इसके अंदर प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, और ये वाला हिस्सा है जिसको अपने सीधा बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, जिसके अंदर ATP और NADPH का उपयोग होता है। आज हम पढ़ेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में। इसके बाद यहाँ पे ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है पी सेकंड से पीएस फर्स्ट की तरफ, तो इसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। और इसके अंदर भी हमने पढ़ा था प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइन यूज होता है। और इनके भी आपसे पूछ सकता है साइटोक्रोम ये कैसे कर सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो सिंपल सा ध्यान रखना, जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है,
वैसे ही साइटोक्रोम B6 के अंदर भी हीम समूह ही होता है प्रोटॉन का, और इस प्रोटीन का, और इसमें भी आयरन होता है। और आयरन की क्या खासियत रहती है, आयरन Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का अंतर है यही लेन देन में यूज करता है। एक बार Fe+2 बनता है, Fe+3 बनता है, और इसका नाम भी साइटोक्रोम इसीलिए पड़ा है। देखो साइटोक्रोम, क्रोम का मतलब होता है रंग। हमारे खून को लाल रंग हीमोग्लोबिन देता है, वैसे ही कोशिका में, पादप कोशिका में ये भी एक खास प्रकार का रंग प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम है साइटो। साइट का मतलब कोशिका, क्रोम मतलब रंग। साइटोक्रोम B6 कौन सा समूह होता है इसमें, आयरन। इसके अलावा इनमें भी समूह होता है, शायद मैंगनीज या इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर चैप्टर में नहीं लिखा तो एक बार इसके लिए इसका जिक्र नहीं करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अब अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है ये आप सबसे पहले ध्यान रखोगे, ये होती है स्ट्रोमा में। अब हम पढ़ेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या है। ये देखो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा है एटीपी और एनएडीपीएच का कहाँ उपयोग होता है। एटीपी और एनएडीपीएच जो प्रकाशीय अभिक्रिया बनता है, इसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट बनाने में किया जाता है, जिसको जैव संश्लेषण चरण भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बहुत सारे नाम है। जो एटीपी यूज होता है CO2 के साथ में, CO2 के साथ हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और साथ में जो H+ आयन हमने इतने सारे बना दिए हैं, तो उनका उपयोग करके हम जो ग्लूकोज बनाते हैं, इस चरण को हम बोलते हैं इसके कई नाम है। एक तो इसको अप्रकाशीय अभिक्रिया बोलते हैं, एक इसका नाम हमने दे रखा है C3 चक्कर। इसमें C4 चक्कर भी हो सकता है, पर केल्विन चक्कर फिर भी होगा ही होगा। C3 चक्कर तो परमानेंट है, पौधा C4 हो चाहे C3 हो। और इसके अलावा इसको हम बोलते हैं केल्विन चक्कर। इसको हम जैव संश्लेषण चक्कर भी बोलते हैं। जैव से यहाँ पे जीव नहीं है, जैव से यहाँ पे जैव मात्रा से है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं, जैव संश्लेषण चक्कर भी बोलते हैं। अब इस चक्कर को हम पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इसके अंदर मोटा मोटा क्या होता है। देखो इस चक्कर में एक ही केमिकल यूज हो रहा है, CO2। तो इसका मतलब सारा खेल है अप्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड एक पूरे सर्किल में यूज होता है, तो हम एक सर्किल बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो CO2 बाहर से आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है उसको हम पीले कलर से दिखाते हैं। बाहर से आ रहा है CO2, तो इस CO2 को कोई ना कोई पकड़ने वाला होना चाहिए। तो जैसे प्रकाश को पकड़ने के लिए एंटीना होता है, वैसे ही इस CO2 को पकड़ने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो जो सबसे पहला केमिकल पकड़ने वाला होता है, उसका नाम है RuBp। उसका नाम है RuBp, रूबिस्को रूबिलोज बिस फॉस्फेट। और ये इसको पहली बार पकड़ते ही जो अणु बनाता है, उसका नाम है 3PGA। और जो इस काम को करवाता है, एक एंजाइम तो होगा जो इसको ये पकड़वाएगा, तो उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। तो ये ध्यान रखोगे। इस चित्र को अपने सफाई से बाद में देख लेंगे। ये एक एंजाइम है रूबिस्को, रूबिलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलोज ऑक्सीनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज एंजाइम बोलते हैं। इस अभिक्रिया में एक एंजाइम है जो काम करवा रहा है, एक प्राथमिक ग्राही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रहा है, और एक अणु है जो तत्काल बन जाता है इससे, 3PGA। तो इसमें आप तीन चीज याद रखोगे। सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन पकड़ेगा, प्राथमिक ग्राही RuBp, एंजाइम जो इसको ग्रहण करवाने में मदद कर रहा है RU रूबिस्को। और इस एंजाइम के नाम में जो C है, इस C का मतलब होता है कार्बोक्सिलेज, कार्बन को पकड़ने वाला, कार्बन को जोड़ने वाला। और इसके साथ O भी लिखा है, ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। और ये हम अंत में पढ़ेंगे कि इससे एक खास प्रकार की रिएक्शन भी होती है इसके अंदर। तो इसके बस इतना ध्यान रखना कि रूबिस्को होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़वा सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़वा सकता है। तो बस प्राथमिक ग्राही है RuBp, CO2 आ रहा है, इसको पकड़ेगा प्राथमिक ग्राही एंजाइम, ये मदद करेगा। और ये तत्काल प्राथमिक ग्राही इसको पकड़कर एक नया अणु बना देगा, जिसका नाम है 3PGA।
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 का मतलब यहाँ पे 3 अणु नहीं है, यहाँ पे है कि 3 नंबर पे जुड़ा होता है। और ऐसे कितने अणु बनेंगे? ऐसे बनेंगे 2 अणु। कुल 3 PGA के 2 अणु बनते हैं, तो इसको मैं गुणा 2 लिख देता हूँ। ये क्या कहानी है, ये समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि CO2 को पकड़ने वाला जो प्राथमिक ग्राही होता है RuBP, ये खुद कितने कार्बन का होता है? देखो टारगेट क्या है, हमें 6 कार्बन वाला बनाना है। सीधा आप 6 कार्बन वाला बना ही नहीं सकते, कोई 5 कार्बन वाला अणु चाहिए जो इसको पकड़ता हो। तो ये 5 कार्बन का एक अणु है जिसका नाम है RuBP। तो यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि प्राथमिक ग्राही है वो, उसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। और प्राथमिक ग्राही तत्काल जो बना देता है उसके अंदर खुद में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। अब आप याद कैसे रखोगे? 5 कार्बन और 1 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन का कोई अणु सीधा नहीं बन रहा, तो 3 3 कार्बन के 2 अणु बनेंगे, दोनों का नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और चूंकि इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा जा रहा है, इसलिए इसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। तो पहले चरण का नाम क्या है? कार्बोक्सिलेशन। इस चरण का नाम है कार्बोक्सिलेशन। इसके जस्ट बाद इसके अंदर एटीपी लगती है यहाँ पर, तो ये याद रखोगे, इसके अंदर क्या खपत हो रही है? एटीपी। इसके बाद 3 PGA का इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? अ, एक नए केमिकल में जिसका नाम है G3P। और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से G3P बन रहा है। हमने शुरू में एक चीज पढ़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो इससे बाद में C6H12O6 बन जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन नया शामिल हो रहा है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जब हाइड्रोजन जुड़ता है इसको अपने बोलते हैं रिडक्शन या अपचयन। तो इस सेकंड चरण का नाम है रिडक्शन या अपचयन, और इसके अंदर नया केमिकल बनता है G3P। ये क्या है? ये एक तरह का ग्लिसरॉल्डिहाइड है जिसके अंदर 3 नंबर पे फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है, और इसके भी 2 अणु बनते हैं। और क्योंकि 2 अणु से 2 ही अणु बन रहे हैं, ये इसके भी खुद के यहाँ पे भी 2 अणु बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 अणु बन रहे हैं G3P। और G3P से वापस हमें क्या चाहिए? जो RuBP इस्तेमाल हो चुका है, ये तो एंजाइम है, ये तो दोनों तरफ काम कर सकता है, पर इसका इस्तेमाल करके बनाया। देखो 5 अणु थे, तीन तीन अणु के 6, यानी इसके अंदर इसके अणु भी है। ये तो एक ही अणु था, एक ही कार्बन था, तो इसके 5 कार्बन यहाँ भी शामिल हो गए। ये वापस चाहिए हमें ताकि अगला चरण दिखाया जा सके। तो कुछ G3P होता है वो आगे के चरण में वापस RuBP बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। पुनः उत्पन्न हो रहा है, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। इसको हम शॉर्ट में बना लेते हैं। हर चीज़ को शॉर्ट में बनाओगे तो आसान रहेगा। देखो हम पढ़ रहे हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया, और अप्रकाशीय अभिक्रिया में हमारे पास एक ही मटेरियल जिसका इस्तेमाल करना है वो है CO2। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे ATP का और NADPH का। एक बार हम छोड़ देते हैं कि ATP कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, NADPH कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। बस आप याद रखना चाहो तो ये याद रख सकते हो, 2 अणु ATP के और 1 अणु NADPH इस्तेमाल होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में, एक चक्र को पूरा करने में। चक्कर के अंदर पहला होता है, पहले चक्कर को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन को पकड़ा जा रहा है। दूसरे चरण के अंदर रिडक्शन हो जाता है, एक अणु बनता है। उस अणु के बाद में यहाँ पे एक अणु बनता है जिसका नाम है 3 PGA। और इस अणु के बाद में एक नया अणु बनता है जिसका नाम है G3P। और इस चरण को हम बोलते हैं रिडक्शन या अपचयन। वैसे देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, तो पूरा का पूरा चरण अपचयन ही होता है। तो वो चरण यहाँ पर है, मेन चरण यहाँ पे है अपचयन। और अपचयन के तत्काल बाद में हमें जो एंजाइम हमने शुरू में जो मटेरियल पकड़ने वाला यूज किया था, पकड़ने के लिए किसको यूज किया था? RuBP, वो वापस चाहिए क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, वो पांचों के पांचों कार्बन में से यहाँ पे आ गए हैं, तो ये लगातार सप्लाई में चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन या पुनरुत्थान। तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, फिर होता है रिडक्शन यानी अपचयन, और फिर होता है पुनरुद्भवन।
वापस बनाना या रीजनरेशन। अब कार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें RuBP चाहिए और एक एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं रूबिस्को। और इसमें बनेगा क्या? 3PGA। इसके अपचन से क्या बनेगा? G3P। ये भी, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये एक अम्ल है, फिर ये एक शर्करा है। ये पहली शर्करा है यहाँ पे जो हमें शर्करा बनती हुई दिखाई देती है। ये 3 कार्बन की शर्करा है, एक ग्लिसरिक शर्करा है, क्योंकि शर्करा 2 प्रकार की होती है, एक कीटोन की शर्करा और एक ग्लिसरल इसकी एल्डिहाइड की शर्करा। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड की एक शर्करा है। और बाद में पुनरुद्भवन में वापिस इसी G3P के कुछ भाग होता है, वो वापिस काम में आता है किसको बनाने में? RuBP बनाने में, क्योंकि पूरी प्रक्रिया यहीं से हुई है। ये एक चक्कर है और इस एक चक्कर में कुल कितने CO2 काम में लिए जा रहे हैं? 1 CO2। तो 6 चक्कर होंगे, ऐसे कुल 6 चक्कर होंगे, तब क्या बनेगा? एक C6H12O6 का चरण। इस चरण के अंदर कुल 6 CO2 इस्तेमाल होंगे और फिर से बनेगा C6H12O6। इसके अंदर जो प्राथमिक ग्राही होता है वो RuBP कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने वाला प्राथमिक ग्राही RuBP। तो ये समरी याद रखोगे कि केल्विन चक्कर में क्या हो रहा है, हम पकड़ रहे हैं किसको? केल्विन चक्कर में हम, या इसको C3 चक्कर भी बोलते हैं, इसमें हम पकड़ रहे हैं किसको? इसमें C3 का मतलब होता है पहला अणु जो बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, ये। तो इसके अंदर हम पकड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जो पहले तौर पर पकड़ता है वो RuBP। RuBP जुड़ता है और इसमें एंजाइम जो लगता है वो रूबिस्को है। और जो पहला स्थायी अणु बनता है उसको हम बोलते हैं 3PGA। तो प्रश्न क्या आ सकता है कि प्राथमिक स्थायी अणु यानी पहला स्थायी अणु कौन सा होता है? 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और पहला जो ग्राही होता है पकड़ने वाला जिसके साथ जोड़ा जा रहा है उसका नाम है रूबिलोज बिसफॉस्फेट। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फिर शर्करा किससे बन रही है? शर्करा बन रही है इससे। यहाँ पे पहली शर्करा बनती है G3P, ये पहली शर्करा है, ध्यान रखना, शर्करा पहली है ये, ग्राही नहीं स्थायी। तो पहला ये बनता है 3PG और ये प्राथमिक शर्करा है। और ये कुल मिला के 6 राउंड होता है तब G3P। और अंत में ग्लूकोज इसी से बनता है G3P से। 6 राउंड चाहिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए, कुल 6 सर्किल चाहिए। एक सर्किल के अंदर हमारे 2 ATP और एक NADPH इस्तेमाल होता है। नाम क्या है इनका? जब पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा जाता है तो उसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। फिर जब ये बनता है तो इसको रिडक्शन, नहीं ये बनता है, और फिर जब ये बनता है तो इसको हम अपचयन बोलते हैं। और फिर इससे वापस ये बनता है तो इसको हम बोलते हैं पुनरुत्पादन। ये बुक में चित्र ज़्यादा अच्छे से दे रखा है तो अपने इसको बुक से देख लेते हैं। ये चित्र आप याद रखोगे। देखो, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, शॉर्ट में इसको RuBP बोलते हैं। RuBP पकड़ रहा है CO2 को, और CO2 को पकड़ते ही ये पहला एक स्थायी अणु बनाएगा जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में याद रखोगे 3PGA। और 3PGA इस टाइम कोई ATP खर्च नहीं हो रही है, सॉरी, जो मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे ATP लगती है, ATP यहाँ पे नहीं लगती। और फिर जो मुख्य चरण है कौन सा? हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना मुख्यतः एक अपचयन अभिक्रिया है। तो ये जो अपचयन वाला चरण है, ये यहाँ से यहाँ तक का चरण, इसको अपचयन बोला जाता है, इसको कार्बोक्सिलेशन, इसको अपचयन बोला जाता है। और इसके अंदर 2 ऊर्जा के अणु खपत होते हैं, एक ATP और एक NADPH। और फिर एक शर्करा बनती है, इसको ट्रायोस फास्फेट लिखा है। ट्रायोस फास्फेट का मतलब है कि इसके अंदर फॉस्फेट समूह है और 3 कार्बन की ये एक शर्करा है। ट्रायोस, आपको पता है शर्करा होती है उनको नाम दिया जाता है, 3 कार्बन की होती है तो ट्रायोस, और अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो ये 3 कार्बन वाली शर्करा बन रही है, ये पहली शर्करा है। तो कोई पूछ ले सबसे पहली शर्करा किसके बाद दिखेगी? अपचयन के बाद। कैसे याद रखोगे? ये आप बस सीधा सा याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है तो ये एक अपचयन अभिक्रिया ही होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें लगती है, 2 अणु खपत होते हैं। और फिर वापिस हमें RuBP चाहिए, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके अंदर कुछ कार्बन RuBP के भी तो है, और RuBP लगातार चाहिए हमें। तो RuBP वापिस बनाने के लिए एक ATP और खपत होती है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में हमने